आई एम डॉक्टर नीतू माथुर और बीएससी पार्ट 1 के तृतीय पेपर में पेपर 3 के अंदर जो टॉपिक है वो है युग्मक भवन या गेमीटोजेनेसिस, जिसमें हम अंडाणु यानी कि मादा युग्मक और शुक्राणु यानी कि नर युग्मक के बनने का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला स्टेज जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है, परिवर्धन, किसी भी भ्रूणीय परिवर्धन का है, वो है युग्मकों का निर्माण। सबसे पहले युग्मक किस प्रकार से बनते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो मादा युग्मक है वो नॉन मोटाइल होता है यानी कि गतिहीन होता है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बड़ा होता है और इतने न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं ताकि वो स्पर्म्स के साथ इंटरेक्ट करने की क्षमता रख सके। और इस तरह से अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम अंडी भवन या oogenesis बोलते हैं और वो जो युग्मक बनता है वो अंडाणु कहलाता है। जो नर युग्मक है वो छोटा और गतिशील जनन कोशिका होती है और उस युग्मक को हम बोलते हैं शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ और उसके बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु भवन बोला जाता है। ये अगर एक ही जंतु के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो अंडाणु और शुक्राणु की उत्पत्ति कर सके तो वो हर्मेफ्रोडाइट या उभयलिंगी कहलाता है। उसे मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। लेकिन अगर अलग अलग जंतु में नर और मादा के अंदर अलग अलग युग्मकों की उत्पत्ति होती है तो हम उनको डाइशियस या यूनिसेक्सुअल जंतु बोलते हैं। और इंडिविजुअल्स के सेपरेशन की इस प्रक्रिया को गोनोक्रोनिज्म भी बोला जाता है। ऐसा मानते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु जो हैं उनके अंदर कुछ संदेश निहित होते हैं, उनके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इन अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा पहुंचती है। जब भी डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन होता है तो ये इन्फॉर्मेशन जो कि एनकोडेड फॉर्म में होती है वो डीकोड हो जाती है और अगली संतति में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। इन युग्मकों की उत्पत्ति प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स से होती है, प्राथमिक जनन कोशिकाएं। यानी प्राथमिक जनन कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो कि पूर्ववर्ती मानी जाती हैं जर्म सेल्स की, युग्मक कोशिकाओं की। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हमेशा जो स्टार्टिंग बिल्कुल अप्रारंभिक अवस्था में इनडिस्टिंग्विशेबल होती है, पता नहीं लगा सकते कि इनसे अंडाणु का निर्माण होना है या शुक्राणु का। ये अपनी जहाँ पर भी इनको काम करना है, जहाँ पर भी उनकी प्रिजर्वेटिव स्टेज है, जहाँ जगह है, उससे दूरी पर ये उनकी उत्पत्ति होती है और फिर उत्पत्ति के बाद में वो गोनैड्स के अंदर डिसेंड होती हैं, अपने युग्म जो जनद हैं उनमें डिसेंड होती हैं जो कि वहाँ जाकर अपने आप को इस्टेब्लिश करती हैं, अपने आप को वहाँ पर जोड़ती हैं और फिर अपने संख्या में वृद्धि करती हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा। और फिर यदि वो टेस्टीज में गई हैं वृषण में तो वे शुक्राणु भवन की प्रक्रिया करती हैं और अगर अंडाणु में है तो वो oogenesis की में प्रक्रिया होती है। हम इंसान की अगर बात करें तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स या प्राथमिक जनन कोशिकाएं जो हैं वो जो योग सैक होती है आरंभ में भ्रूणीय अवस्था में जो योग सैक होती है जो कि एलेंटॉइड सैक के पास उपस्थित होती है, उनकी एंडोडर्मल एपिथेलियम यानी अंतःचर्मीय अधिचर्म जो उनकी होती है उससे उनका निर्माण होता है और फिर वो वहाँ से माइग्रेट होकर उस मीजेनकाइम में पहुँच जाती हैं और अंततः अपने पोजीशन ले लेती हैं। अगर उनको वृषण में जाना है तो वृषण में जाकर वो शुक्राणु भवन की प्रक्रिया प्रारंभ करती हैं और अगर अंडाणु में जाती हैं तो वो अंडी भवन की प्रक्रिया को प्रारंभ करती हैं। तो सबसे पहले जो युग्मक भवन के अंदर हम अध्ययन करते हैं वो है शुक्राणु की उत्पत्ति। जो एक मेल जो गेमीट होता है शुक्राणु, उसका निर्माण कैसे होता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु भवन की प्रक्रिया में पढ़ते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण मेल जनन यानी कि नर जनन मेल गोनैड टेस्टीज या वृषण में होता है। वृषण जो है वो एब्डोमिनल कैविटी जो उदरीय गुहा के एंटीरियर डॉर्सल यानी अग्र पृष्ठीय भाग में उपस्थित होती हैं और इन टेस्टीज के अंदर कई प्रकार की रेता नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अगर हम इनका सेक्शन काट के देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन अनुप्रस्थ काट, तो हमें कई प्रकार की गोल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिकाएं मिलती हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से एनक्लोज्ड रहती हैं, घिरी हुई रहती हैं और एक दूसरे से अंतराली कोशिकाएं या लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स द्वारा सेपरेटेड रहती हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन या नर जनन हार्मोनों की उत्पत्ति
करती हैं, जो कि इन शुक्राणु भवन की प्रक्रिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुक्राणु भवन की प्रक्रिया एक सिंक्रोनाइज्ड भौतिक तरीके से होने वाली, लगातार होने वाली लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें एक स्टेम सेल से स्पर्मेटोजोन का निर्माण होता है। इस रेता नलिका का अगर हम अध्ययन करें तो इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के सारे चरण जो हैं वो नज़र आते हैं। ये एक गोल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काट है, जिसको हमने इसका अनप्रस्थ काट, इसका हमने काट के देखा है। इस तरह से गोल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसमें से एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर हम एक पोर्शन काट के देखें तो हम देखते हैं कि ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कोशिकाएं हैं जो नर्व सेल्स या पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं। पोषण प्रदान करने वाली इन कोशिकाओं को हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं, जो कि कायिक कोशिकाएं हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इनका काम एंकरिंग का और नरिशमेंट का है। एंकरिंग मतलब ये स्थान प्रदान करती हैं, आधार प्रदान करती हैं शुक्राणु भवन करती हुए कोशिकाओं को, और इनको नर्सिंग करती हैं, इनको भोजन प्रोवाइड करती हैं। ये लंबी कॉलमनर सेल्स होती हैं, टॉल कॉलमनर सेल्स, स्तंभाकार कोशिकाएं हैं। और अगर हम इसको और विस्तार से देखें तो ये इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनका कि एक अगर सर्टोली सेल्स के बीच का जो भाग है, सर्टोली सेल्स हैं ये सभी, ये सर्टोली सेल्स के बीच का जो एक भाग है, इसके अंदर शुक्राणु भवन की प्रक्रिया होती है। और इस शुक्राणु भवन की प्रक्रिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, पिट्यूटरी के अंदर यानी कि पीयूष काय के से स्रावित होने वाला गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित करता है। और फिर ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, और फिर ये टेस्टोस्टेरोन इन रेता नलिकाओं की आधार कला से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रक्रिया है वो हम इन रेता नलिकाओं में देखते हैं। शुक्राणु भवन की प्रक्रिया को हम 2 फेजेस में पढ़ते हैं। पहला, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का निर्माण, जिसमें कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। और दूसरा चरण है स्पर्मायोजेनेसिस, जिसमें कि स्पर्मेटिड से एक मैच्योर स्पर्म, मैच्योर जो है परिपक्व स्पर्म का निर्माण होता है। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को हम 3 फेजेस में पढ़ते हैं: गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि प्रावस्था ग्रोथ फेज, एंड मैच्योरेशन फेज यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। और ये तीनों ही प्रावस्थाएं यहाँ इस तरह से लयबद्ध तरीके से नज़र आती हैं। पहली जो फर्स्ट जो स्टेज है, पहली प्रावस्था, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन फेज। ये गुणन वाली प्रावस्था है, जिसमें प्रोलिफरेशन होता रहता है और स्पर्मेटोगोनिया का रिन्यूअल होता है, वो नई स्पर्मेटोगोनिया बनती जाती हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो 2n सेल्स होती हैं, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, और ये द्विगुणित कोशिकाएं मल्टीप्लाई होती रहती हैं माइटोटिकली और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को जारी रखती हैं। द्विगुणित ये सेल्स हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें यहाँ स्पर्मेटोगोनिया है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये बार बार विभाजित होती हैं और फिर दूसरी प्रावस्था में एंटर करती हैं। ये वाली पहली प्रावस्था समसूत्री विभाजन की, जिसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, खाली गुणन इनके अंदर देखा जाता है। दूसरा फेज़ है दैट इज़ ग्रोथ फेज़। इस फेज़ के अंदर क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया की जो है वो लिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उनका अपना वॉल्यूम, वो आकार अपना बढ़ा लेती हैं और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं जो कि इन सर्टोली सेल्स के बीच की जो स्पेस है उसके अंदर ये दिस इज़ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो फेज़ है जिसमें कि इन नलिकाओं के बीच में कुछ टाइट जंक्शंस होते हैं। वो टाइट जंक्शन इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के लिए ही खुलते हैं, और जैसे ही ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कोशिकाएं जो हैं वो इन जंक्शंस को पार करती हैं तो ये टाइट जंक्शंस खुल जाते हैं, और फिर जैसे ये बाहर निकलती हैं टाइट जंक्शंस वापस बंद हो जाते हैं, यानी ये कोशिकाएं वापस पीछे नहीं जा सकती हैं। और इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कोशिकाओं के अंदर अब अर्धसूत्री विभाजन होता है और वो मैच्योरेशन फेज़ की तरफ
बढ़ता है। तो थर्ड फेज़ जो मैचुरेशन फेज़ है उसके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में एंटर करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम करने के बाद में वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो 2n कोशिकाएं होती हैं, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, और अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज प्रावस्थाओं में उनके अंदर डीएनए द्विगुणित हो जाता है। समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास पास आते हैं, साइनेप्सिस बनाते हैं और लंबवत एक दूसरे स्प्लिट होकर क्रोमेटिड्स बना लेते हैं। उसके बाद में एक सेंट्रोमियर, कॉमन सेंट्रोमियर से आपस में जुड़े रहते हैं। जुड़े रहने के बाद में उनमें काइज़मा फॉर्मेशन होती है और काइज़मा फॉर्मेशन के बाद में उनके अंदर अपना कुछ अंश परस्पर बदलते हैं क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय के द्वारा, और फिर जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस पेयर जो हैं वो टेट्राड बनाते हैं और टेट्राड बनाने के बाद में अलग अलग पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। साइटोकाइनेसिस होता है, उनके चारों तरफ एक भित्ति झिल्ली बनती है और इस प्रकार से एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो 2 अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो इस तरह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में परिवर्तित हो गया अर्धसूत्री विभाजन 1 के द्वारा। अब फिर इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोटिक 2 डिवीजन होता है और फिर इनसे पुनः 2 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये नॉन फंक्शनल मेल गेमिट्स हैं, ये फंक्शनल नहीं होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल टेस्टोस्टेरोन का है। इस तरह से हार्मोन्स की एक्टिविटी है और टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही ये जो प्रक्रिया है वो यहाँ तक पहुँची, यानी स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो है ये इसकी मल्टीप्लिकेशन फेज़, दिस इज़ ग्रोथ फेज़। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब डिसेंट होती है नीचे तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 के बाद में ये स्पर्मेटिड बन जाते हैं जिनके अंदर की गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला चरण जो है वो पूरा होता है। अगला चरण जो है वो स्पर्मायोजेनेसिस।